3.625 ला 12,000 करायचं. 3.365 ला 12,000 लावायचं. मग -1 करायचं आणि मग इंटू 1/2 वगैरे मल्टिप्लाय आणि मग इंटू इक्वल टू 12,000. क्या किया बताओ मुझे भी। चलो तुम लोग को समझ गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स है, इलस्ट्रेशन 436 पे। A debenture of 100 face value that carries interest of 14% is redeemable after 6 years at a premium of 2%. If you require rate of return of 16% from this dimension, what should be the present value of debenture to you? तो ये हमने इसमें इवन इसमें भी किया है, एफए में भी किया है, और अभी जो दोनों का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था उस पर भी ये अपन कर रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जो आगे का 6 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, और 6वें साल का 6th ईयर का तुम लोग का जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो सबको तुम लोग को 16% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। ठीक है, तो वो आएगा वैल्यू ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड। Illustration 5, if the above example is applied for bond that pays interest semi-annual, ठीक है, तो सेमी एनुअल के लिए तुम लोग को डिस्काउंटिंग रेट को हाफ करने का और इंटरेस्ट को भी हाफ कर देने का, तो जो 6 साल का पीरियड है वो 12 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है कितना परसेंट था, 16, तो वो 8 हो जाएगा, इंटरेस्ट 14 की जगह पे 7 हो जाएगा। ठीक है, बाकी वर्किंग पूरा सेम। आगे दोनों को दिया है करंट यील्ड का फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे। करंट यील्ड यानी कि अभी का मार्केट प्राइस और कूपन इंटरेस्ट यानी कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट है वो दोनों का प्रपोर्शन, तो इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस ये आएगा करंट यील्ड। तो 8% बॉन्ड है, फेस वैल्यू है 100, सेलिंग प्राइस है 96, करंट यील्ड कितना आएगा, तो 8 रुपए का इंटरेस्ट है और 96 का मार्केट प्राइस यानी कि 8.33। ठीक है, नेक्स्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी YTM। यील्ड टू मैच्योरिटी क्वेश्चन ही देखते हैं डायरेक्टली। इलिस्ट्रेशन 7, a 4-year bond with 10% coupon rate, maturity value of 1,000 is currently selling at 900. Calculate YTM. आता है ना तुम लोग को वो? लॉजिक ये है कि जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उसके मैच्योरिटी तक प्लस उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वो उसका प्रेजेंट वैल्यू आज का करंट मार्केट प्राइस 900 रुपया है, तो उसके ऊपर लेके आना है। तो कौन से रेट से लेके आओगे, वो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी।
तुम लोग को फॉर्मूला बेस्ड याद है तो वही फॉलो करो, लॉजिक में मत जाओ। चलो illustration 8, a zero coupon bond is going to be redeemed at rupees 1 lakh after 25 years. If investor expect 12% returns on bond, what should be the price of bond? 12% रिटर्न अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज कितने में बॉन्ड खरीदा तो अपने को 12% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अपने को 25 साल के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा और 12% का रिटर्न चाहिए। तो 12% 25 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ कितना आ रहा है? यानी 5,900 में अगर आज खरीदा तो तुम लोग को 25 साल के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा और वो तुम लोग का 12% रिटर्न रहेगा। तो अगर कंपनी ने 5,900 से ज्यादा पैसा मांगा तो तुम लोग को बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए। अगर उससे कम प्राइस में या फिर इक्वल टू 5,900 में कंपनी इश्यू कर रही है तो खरीद लो, तो तुम लोग को अपना रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाएगा। हाँ, यानी राउंडेड ऑफ टू 5,900। नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूरेशन का, जो हमने वो सब में अप्लाई किया था ना। ड्यूरेशन फाइंड किया था, ईयर एक्स पकड़ा, उसका जो कैश फ्लो था उसको अपन ये डब्ल्यू पकड़ रहे थे, एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सबमिशन डब्ल्यू, और ड्यूरेशन एक था 5 साल का। वो याद है कि बॉन्ड वाला सम था कि अपने को 10,000 रुपया 5 साल के बाद चाहिए था, 6,800 रुपया इन्वेस्ट किया था, वो सब लोग ड्यूरेशन निकाला था। वो ड्यूरेशन का यहाँ पे दोनों को दिया हुआ है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन वगैरह कुछ काम का नहीं है। 442 पे आ जाओ डायरेक्टली। ये जो बॉन्ड मार्केट है ना, उसमें सेबी के हिसाब से तुम लोग को वो बॉन्ड में कितना रिस्क है ये इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना कंपलसरी। तो जब भी तुम लोग प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे बॉन्ड इश्यू करने के टाइम पे, तो तुम लोग को क्रेडिट रेटिंग से अपना रेटिंग लेना पड़ेगा, बॉन्ड का भी और कंपनी का। तो बॉन्ड का रेटिंग क्या है उसके ऊपर उसका प्राइसिंग, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सब डिपेंड है। तो जो सेफ है उस पर रेट भी कम मिलेगा, जो रिस्की है उस पर रेट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रेटिंग्स है ना, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग रेटिंग का स्टाइल है। तो दोनों को पहला कॉलम दिया है मूडीज, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए मूडीज का ये रेटिंग आता है। S&P का आता है स्टैंडर्ड एंड पुअर करके, तो उसका आता है लॉन्ग टर्म के लिए अगेन, और फीच का भी आता है लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म का रेटिंग का ये लोग का जो ये सिंबल्स है, ये वो लोग यूज करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग यूज करते हैं। तो नॉर्मली पहले का तीनों का कॉमन है, ट्रिपल है, ठीक है। 3 डिजिट, 2 डिजिट, सिंगल डिजिट, ऐसे 3 टाइप के रेटिंग्स, ठीक है। 3 डिजिट यानी कि वो अच्छा गिना जाएगा, उससे लोअर 2 डिजिट, और उससे लोअर 1 डिजिट, और 1 डिजिट में वापस डिफरेंशिएट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव वाला बुरा, ठीक है। ए और बी तक फिर भी ठीक है, सी और डी का रेटिंग आया ना तो वो बहुत हाईली रिस्की,
ठीक है। तो ट्रिपल ए वो दोनों का गिना जाएगा प्राइम, यानी कि अच्छा अच्छा क्वालिटी का बॉन्ड है, दोनों खरीद सकते हो। अब दो डिजिट वाले जो भी रहेंगे, चाहे प्लस में है या माइनस में है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। डबल ए प्लस, सिर्फ डबल ए माइनस, वो तीनों हाई ग्रेड में गिना जाएगा। एकदम प्रीमियम नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे क्वालिटी का है। अब सिंगल डिजिट वाला जो रहेगा ना, लेकिन ए वाला, वो उससे लोअर। ठीक है। तो ए प्लस, ए और ए माइनस, ये अपर मीडियम ग्रेड, यानी कि सबसे अपर प्राइम, उससे लोअर हाई ग्रेड, और उससे लोअर अपर मीडियम ग्रेड, यानी कि अपर मिडिल क्लास जो बोलते हैं वैसे। ठीक है। उसके बाद में लोअर ग्रेड स्टार्ट होगा। लोअर ग्रेड बी, बी सीरीज से स्टार्ट होगा। तो तीन डिजिट वाला ट्रिपल बी प्लस, सिर्फ ट्रिपल बी या ट्रिपल बी माइनस, ये लोअर मीडियम ग्रेड है। दो डिजिट, उसमें तीनों, डबल बी प्लस, डबल बी माइनस, वो आएगा नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड या स्पेक्युलेटिव, ये अच्छे नहीं है। और सिंगल डिजिट वाले बी प्लस, बी या बी माइनस, ये हाईली स्पेक्युलेटिव, इस पे तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और नीचे दोनों को दिया हुआ है कि सी और डी सीरीज भी है। ठीक है। जो एकदम हाई लेवल का रिस्क इंडिकेट करता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर अभी रिसेंटली बाय सिलेबस पे क्वेश्चन आया, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। रेटिंग पूछा है ना। वो लोग ने रेटिंग दिया था कि कंपनी को ये रेटिंग मिला है, तो उसका क्या इंडिकेशन है ये बताओ। तो दोनों को सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना था कि उसका ये रेटिंग है, तो उसका कौन सा क्लास होगा, रिस्क क्लास कौन सा होगा। बाद में ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो डेरिवेटिव्स का नहीं, रिलेटेड टू बॉन्ड। बॉन्ड में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पता है? नहीं। अ, अब होता है ऐसा है कि अगर सपोज कंपनी ने डिबेंचर या बॉन्ड इश्यू किया जिसका टाइम सपोज रखा 10 साल। ठीक है। तो किसी ने पैसा डाला, अब उसके लिए लिक्विडिटी एक वन ऑफ द मेजर इश्यू बनेगा, क्योंकि अगर वो लिस्टेड है तो मार्केट में कभी भी बेच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने बायर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड ऐसे हैं जिसपे ट्रेडिंग होता ही नहीं है। ठीक है। उसका रेट इतना कम है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो कोई खरीदने को रेडी नहीं होता है, तो उस पर ट्रेडिंग होता नहीं। तो अपन बेचने को तैयार है लेकिन सामने वाला का खरीदने को तैयार ही नहीं है, कोई बाहर ही मिल नहीं रहा है, तो अपने को लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, अपने को 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, कंपनी रिडीम करेगा तब भी मिलेगा। और ये प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स बॉन्ड में नहीं एंटर होते। ठीक है। तो कंपनी इसका सॉल्यूशन निकालता है, कंपनी दो ऑप्शन इस पे डालता है, आइदर पुट ऑप्शन या द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कंपनी के फेवर में, यानी कि कंपनी बोलेगी कि बॉन्ड का ड्यूरेशन 10 साल का है। अब कंपनी को पता है कि उन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है ना, वो मार्केट से काफी हाई है, यानी कि इन्वेस्टर 10 साल तक अपने से जुड़े हुए रहे। ठीक है। लेकिन वो लोग उस पर एक ऑप्शन में डाल देंगे कि आफ्टर 5 years एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी कैन कॉल दी डिबेंचर्स, यानी कि कॉल ऑप्शन डाले। ठीक है। यानी कि कंपनी इसको 5 साल के बाद कभी भी रिडीम कर सकते। इन्वेस्टर मना नहीं कर सकते कि मैंने 10 साल का सोच के लिया था, अब 5 साल में मैं क्यों रिडीम करूं। वो कंपलसरी है। कंपनी ने कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो इन्वेस्टर को अपना डिबेंचर सरेंडर करना ही पड़े। ये कॉलेबल बॉन्ड या डिबेंचर करके बोलते हैं। और दूसरा आता है पुटेबल। पुटेबल यानी कि इस पे पुट ऑप्शन रहता है, तो इस पे इन्वेस्टर्स को राइट है। तो लोग बोलेंगे कि बॉन्ड का वैल्यू 10 साल है, 5 साल के बाद पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 5 साल के बाद अगर इन्वेस्टर को फील होता है कि नहीं मुझे अभी डिबेंचर नहीं चाहिए, तो वो कंपनी को ही बोलेगा कि आप ये रिडीम करो, और कंपनी को कंपलसरी रिडीम करना पड़ेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन इन्वेस्टर के पास अवेलेबल। समझा? तो अगर इन्वेस्टर को फैसिलिटी है तो सामने उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लोग फैसिलिटी दे रहे हैं ना एग्जिट मारने का, तो रेट भी ज्यादा लो और रिडीम करने का राइट भी तुम्हारे पास। तो कंपनी ऐसे थोड़ी वो डिबेंचर या बॉन्ड इशू करेगी, तो रेट ऑटोमेटिकली कम करेगी।
और अगर कॉल ऑप्शन रखा, ठीक है, तो इन्वेस्टर बोलेगा कि तुरंत अभी हम लोग को इश्यू कर रहे हो और कभी भी मन में आया तभी हमारे से डिबेंचर ले लोगे, तो हम तो रिस्क में हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करना। समझा? तो वैसे कॉल एंड पुट ऑप्शन वाला डिबेंचर्स या बॉन्ड्स आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। वैल्यूएशन ऑफ वारंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ये सेम सब हमने सॉल्व किया था, 11.71 यही सेम नंबर था, इलिस्ट्रेशन 9, 444 पेज पे। वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस का डिविडेंड डिवाइड बाय अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो उसका वैल्यू है। प्रेफरेंस शेयर के वैल्यूज में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। ठीक है, और उसका उतना एक्टिव मार्केट नहीं, तो इस पे काफी लॉन्ग रन में उसका फ्लक्चुएशन आता है। जैसे अगर सपोज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 10% प्रेफरेंस शेयर है, तो एवरी ईयर 10% डिविडेंड पे करेंगे। अगर मार्केट का रिटर्न्स अगर वो सपोज 12% अभी चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग प्रेफरेंस शेयर बेचेंगे और मार्केट में पैसा डालेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर का भाव गिरेगा। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि मार्केट का, जैसे भी वो कोरोना के टाइम पे हुआ था, एफडी का रेट 3% 4% पे चला गया था और प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो 10% है, तो लोग एफडी से पैसा निकालेंगे और प्रेफरेंस पे डालेंगे, यानी कि प्रेफरेंस का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो उसमें फ्लक्चुएशन लॉन्ग रन में आता है, शॉर्ट रन में नहीं आता। तो अगर दोनों को उसका वैल्यू निकालना है तो सिंपल उसका जितना डिविडेंड है डिवाइड बाय अपना रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तुम लोग को याद रहेगा तो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन गुडविल में, कि वो इन्वेस्टर पूछ रहा था कि हम लोग को प्रेफरेंस शेयर में पैसा डालना है तो कौन से प्रेफरेंस शेयर में डालें। तो हमने वहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो फाइंड किया था, जिसपे कवरेज रेशियो ज्यादा रहेगा वो सेफ है, वहां पे पैसा डाल। अर्निंग सेम था। चलो 8.4, कॉपीराइट गुडविल ब्रांड्स का वैल्यू। ब्रांड वैल्यूएशन किया ना, उनकी गुडविल का भी किया। चलो 448 पे आ जाओ, कॉपीराइट का एक सम दिया हुआ है। कॉपीराइट का वैल्यू कैसे निकालना है तुम लोग को? अभी तक ये तक समझ में आया रहेगा कि कुछ चीजें बार बार हर चैप्टर में रिपीट हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज था, तो वो वन ऑफ द बेस वैल्यूएशन टेक्निक है। अब हम फ्यूचर कैश फ्लोज या प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करते हैं और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, वो अपना वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी बिजनेस जो भी बोलो वो उसका वैल्यू बनता है। ठीक है, तो वही सेम टेक्निक इवन कॉपीराइट के लिए भी अप्लाई होगा। सपोज कोई ऑथर ने बुक लिखा और वो बुक कोई पब्लिशर को बेच रहा है, तो वो पब्लिशर से पूछेगा कि तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना कॉपीज बिकेगा। तो वो कॉपीज का सेल सेल के ऊपर इसको क्या मिलेगा, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का इनकम वो प्रेडिक्ट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स 5 इयर्स, जितना उसका एक्सपेक्टेड लाइफ उसको लग रहा है। ठीक है, और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा, वो आएगा वैल्यू ऑफ कॉपीराइट। टर्मिनल वैल्यू अगर रहा तो, लेकिन कॉपीराइट वगैरह में जनरली टर्मिनल वैल्यू नहीं मिलता। अगर सपोज वो बुक काफी पुराना हो गया है और वो ऐसा बुक है कि जो लॉन्ग टाइम तक उसका इंटरेस्ट बना हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी पे किसी ने बुक लिखा या अपना सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिखा, सपोज किसी ने फॉर एग्जांपल जीएसटी के ऊपर बुक लिखा, तो ये सब का तो लाइफ बहुत कम है। लेकिन लॉ छोड़ दो, लेकिन अगर किसी ने सपोज बीवीएम वगैरह के ऊपर बुक लिखा, सीएफआर के ऊपर बुक लिखा, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा वो बुक चलेगा, बाद में वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो टर्मिनल वैल्यू क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, वो मार्केट से आउट है। आया समझ में? तो इसमें टर्मिनल वैल्यू जनरली नहीं रहता। चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन 10। लेट्स से वी गोयल, the current copyright holder of the book business valuation and practitioners guide valuation of companies, ठीक है, is willing to sell the copyright of his book to publisher who is keen to buy the copyright. The following assumptions may be relevant.
Currently, 2,500 copies of the book are sold at annual price of 1,750 per book. The cost of production, distribution, author's royalty amount to 70% of sales. The book is becoming popular, and publishers estimate that sales of the book may increase by 5% every year for next 5 years, and for 2% from 6 to 10 years. This is including the newer edition of the same book. However, after 5 years, given the introduction of other books on the same subject, the illusion of exclusivity and violation of copyright and plagiarism, there may not be a special advantage from the book beyond 10 years. Assuming a discount rate of 10%, we can assess the value of copyright as follows. प्लेगरिज्म यानी ये अनऑथराइज कॉपिंग वगैरह जो आता है ना, कि मैं कोई बुक लिख रहा हूँ तो मैंने दूसरे किसी ऑथर से थोड़ा सा कंटेंट उठाया, एक दूसरे ऑथर से उठाया, तीसरे ऑथर से उठाया और मिक्स करके मेरा खुद का नाम से एक बुक छाप दिया, तो वो प्लेगरिज्म में काउंट होता है। कॉपीराइट वायोलेशन में अपन पूरा का पूरा बुक ही कॉपी मार, ठीक है, पूरा बुक कॉपी नहीं मार रहे हैं, हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं ताकि अपन पकड़े ना जाए, तो वो चोरी गिना जाता है कॉपीराइट के लैंग्वेज में, प्लेगरिज्म में उसको काउंट किया जाता है। तो इसके सॉफ्टवेयर आते हैं और वो सर्च मारते हैं, यानी कि तुम लोग ने जो बुक में लिखा है ना, वो सॉफ्टवेयर सर्च मारता है ग्लोबल लेवल पे, तो जो बुक से वो उठाया रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता है कि ये बुक से उठाया है। लेकिन वो आता रहेगा तो मैं खुद का ही बुक लिखूंगा ना। वो नहीं आता, इसके लिए भी ये कर रहा हूँ। चलो तो अभी देखो 1700, नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन है वो देखो, 1750 का बुक का प्राइस है, ठीक है, 2500 कॉपीज बेचा, तो टोटल सेल्स कितना हो गया, तो 43,75,000 हो गया, ठीक है, 70% उसका कॉस्ट है, तो 30.63 उसका कॉस्ट इंकर होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा 13.13। 5% का ग्रोथ है, तो हर साल उस पर 5% ऐड करो पहले 5 साल के लिए, बाद में 2% ऐड करो आगे के 5 साल के लिए, तो ये अपने को कैश फ्लो मिला, और इसको 10% से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, वो आएगा वैल्यू ऑफ कॉपीराइट, इसमें टर्मिनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद में बुक और कोई नहीं खरीदेगा, समझा। गुडविल का तो अपने पूरा चैप्टर ही किया है, तो इस पर अभी कुछ वापस जाना नहीं है। क्या वो तुम लोग का अमालगमेशन का गुडविल हो गया, वो अमालगमेशन का गुडविल हो गया, वो इंडेक्स 103 का प्रोविजन अप्लाई करके, और एक अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो रेगुलर अपन चैप्टर में सीखा, ठीक है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और वगैरह, वो तुम लोग को यहाँ पे अलग से दिया है। तो 450 पेज पे इलस्ट्रेशन 11 देखो, सेम सब हमने सॉल्व किया था, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो। इवन नंबर्स भी सेम है, तीसरा या चौथा सम था 73,20,000 का। चलो नेक्स्ट ब्रांड वैल्यूएशन पे आ जाओ, पेज नंबर 452। ऐसा थोड़ा सा ऐसा सीखेंगे, अपने को लगता है कि चलो अभी थोड़ा टाइम देखेंगे तो सीधा आधा घंटा हो गया रहता है। 3 मिनट Illustration 12. Logos Limited is considering evaluation of brand value. It has projected the revenue for next 5 years as follows. Revenue दिया है 5 साल का. Royalty rate for the similar business is 10%. The company believes the brand specific revenue of 3% of royalty factor.
assuming that company will enjoy superior brand power more than 5 years, company will not enjoy superior brand power for more than 5 years and discount rate of 12%, what should be the value of brand? अब इसे 5 साल क्या क्यों तो बोल रहे हैं कि ब्रांड का कोई पावर ही नहीं है, तो टर्मिनल वैल्यू नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद बेचने को जाओगे, अगर उसका रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो कौन खरीदेगा? ठीक है, तो पहले रिवेन्यू लिया 5 साल का दोनों को दिया था, उसके ऊपर 10% का रॉयल्टी एक्सपेंसेस है, और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक अपना जो ब्रांड है उसका रॉयल्टी फैक्टर है 3%। ठीक है, पूरे बिजनेस का रॉयल्टी 10% है और स्पेसिफिक ब्रांड का जो फैक्टर है वो 3% है। तो जो पहले 20,000 का रेवेन्यू है उसका 10% निकाला तो 2,000 आया, और 2,000 का 3% निकाला तो 60 रुपए का रॉयल्टी का इनकम है। ठीक है, वैसे 5 साल का फाइंड किया और उसको प्रेजेंट वाले फैक्टर जो दोनों को दिया था कितना था, 12%। 12% से प्रेजेंट वाले पे लेके आए तो दोनों को मिल गया वैल्यू ऑफ ब्रांड। यानी कि कॉपीराइट का जो वर्किंग था सेम वर्किंग यहाँ पे। ठीक है, अब कॉपीराइट में जैसे मैंने बताया कि उसमें टर्मिनल वैल्यू नहीं आता, लेकिन ब्रांड में टर्मिनल वैल्यू आ सकता है। अगर ब्रांड में सेल्स एक फिक्स ग्रोथ पे काम करना स्टार्ट करेगा 5th ईयर के ऑनवर्ड्स, तो अपन 5th ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू फाइंड करेंगे। समझा? यहाँ पे वो क्यों बोला ऐसा कि वो लोग ने बोल ही दिया कि 5th ईयर के एंड में ब्रांड का पावर ही काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, सेल ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली टर्मिनल वैल्यू मिलेगा ही। समझा? सिमिलर है। चलो, पेज नंबर 453, इलिस्ट्रेशन 13, ये तुम लोग का फेवरेट आर ओ यू, प्लीज। चलो, JDM Limited has entered into a lease agreement to use an equipment for 7 years. The initial cost paid is rupees 50,000 and lease rental of 20,000 per year. The incremental borrowing rate of lessee is 9% per annum. What should be the right of use of the asset as per Ind AS? Ind AS ने ये बोला था कि इनिशियल असेट का जो वैल्यू तुम बुक्स पे रिकॉर्ड करोगे, आरओयू का वैल्यू बुक्स पे रिकॉर्ड करोगे, उसमें इनिशियल जितना पे किया वो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है, ये तुम लोग को ऐड करके लिखना है, और इसके अलावा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह रहेगा इन रिलेशन टू लीज वो सब ऐड करना है। तुम लोग को याद रहेगा तो ये भी एक पॉइंट था, डायरेक्ट एक्सपेंस पे क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और था उसमें कि अगर कुछ इंसेंटिव मिल रहा है तो वो अपन माइनस कर देते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है अभी? तो वही पॉइंट के ऊपर ये है कि इनिशियल रिकग्निशन कितना आएगा आरओयू का। तो उन्होंने बोला कि इनिशियली 20,000 रुपया आपने पे किया, 20 नहीं 50,000 रुपया पे किया, तो वो तो इंक्लूड होगा ही। 20,000 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ 9% के हिसाब से 7 साल का कितना आ रहा है बताओ, क्यूमुलेटिव ही ले लो। 1,59,000 हाँ, प्लस 50,000। समझ में आया ना? चलो 456, illustration 14. Mr. D, 55-year-old employee, is currently earning a salary of rupees 40 lakhs per annum. उसका कमा रहे हैं. He retires in 5 years and expected annual increment of 8% every year. The cost of capital applicable to company is 11%. What is the value of Mr. D to the company? प्रेजेंट वाले पे निकाल देगा, हो गया। इस पे भी टर्मिनल वैल्यू आता नहीं।
चलो 8.6 रियल एस्टेट, इसके बाद तो कितने? चलो चलो चलो, अभी ये वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट का वैल्यूएशन कैसे निकालना है, तो दोनों को नेक्स्ट पेज पे उसका फॉर्मूला दिया है 458 पे। पहला है कॉस्ट मेथड, ठीक है। कॉस्ट मेथड में फॉर्मूला दिया है वैल्यू प्रॉपर्टी इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन प्लस वैल्यू बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फीचर्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, ये अभी जो पीपी में हमने सम सॉल्व किया ना, उसको करंट इंडेक्स पे लेके आए और 6 साल का 6.5 ईयर्स का डिप्रिसिएशन माइनस किया, तो वो दोनों का सेम फीचर यहाँ पे। प्लस एक एडिशनल पार्ट है कि वैल्यू वैल्यू बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फीचर्स दोनों को ऐड करना है, ठीक है। वैल्यू बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फीचर्स यानी क्या कि वो मैंने पहले ऑनलाइन के टाइम पे भी बताया था कि मेरा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे और जो दूसरा फ्लैट है वो फोर्थ फ्लोर पे, तो मेरा फ्लैट का वैल्यू ज्यादा फीचर्स के हिसाब से। मेरा फ्लैट का लेआउट अच्छा है, ठीक है। फ्लैट में इंटीरियर किया हुआ है या फिर वो फ्रंट फेसिंग है, ठीक है। या तो अगर रियल एस्टेट में ये जैसे कमर्शियल गाला वगैरह है तो एक रोड टच गाला है, ठीक है। एक गाला है जो कॉर्नर में जाता है, तो ये सब फीचर्स के हिसाब से दोनों का वैल्यूएशन कम ज्यादा होगा, तो दोनों को प्लस माइनस कर, ठीक है। दूसरा था मार्केट अप्रोच। मेजर केस पे अपन मार्केट अप्रोच ही अप्लाई करते हैं। रियल एस्टेट में मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रहा है वो एरिया का, उसके ऊपर उसका वैल्यूएशन डिसाइड होगा। इसमें कंसेप्ट है मार्केट अप्रोच में 459 पे दिया हुआ है, ग्रॉस रेंट मल्टीप्लायर। ग्रॉस रेंट मल्टीप्लायर मिला क्या, ऊपर ही है। ये ग्रॉस रेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है सेल्स प्राइस डिवाइड बाय ग्रॉस एनुअल इनकम, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एरिया का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं वो एरिया में जितने भी प्रॉपर्टीज अभी बिके बिके हैं, ठीक है। जैसे आसपास के बिल्डिंग में कुछ फ्लैट्स सेल हुए, तो वो कौन से प्राइस पे सेल हुआ है और उसका रेंटल इनकम कितना आ रहा था, ठीक है। उसका रेशियो निकालेंगे और वो रेशियो को बोलेंगे ग्रॉस रेंट मल्टीप्लाई, ठीक है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्लैट का अभी रेंट कितना मिल रहा है वो रेंट ले लेंगे और उसको ये मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने को सेल प्राइस मिल जाए। समझ में आया? यानी कि जैसे वो अर्निंग मल्टीपल वाले में अपन कवर किया था प्राइस टू सेल्स रेशियो वगैरह, तो सेम वे यहाँ पे भी, यहाँ पे अपन रेंट को मल्टीप्लायर के हिसाब से यूज करें। क्लियर? नीचे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है अलग अलग फ्लैट्स का और उसका इनकम दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक के लिए जीआरएम यानी कि ग्रॉस रेंट मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 93,75,000 डिवाइड बाय 5,04,000 तो आएगा 18.6, ठीक है। वैसे ही सभी का फाइंड किया और ये सभी का एवरेज निकाला, 18.6 प्लस 18.42 प्लस 16.75, सभी को टोटल करके डिवाइड बाय 5, 5 या 6 कितना है, 5 है, तो दोनों का एवरेज आएगा 18.95। वो 18.95 इंटू अपने प्रॉपर्टी का जितना रेंट मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर अपने प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है 6 लाख, तो 6 लाख इंटू 18.95 वो हो जाएगा अपने प्रॉपर्टी का वैल्यू 1,13,00,000। 6 लाख सब में दिया नहीं था और उसने सॉल्यूशन में दिया, वो तुम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन में रहेगा। समझा? ये अभी रिसेंट के एग्जाम में ये आया था, जीआरएन का सम।
GRN कोई दूसरा नाम देंगे तो नीचे दोनों का आ जाएगा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच पे देखो नीचे वर्किंग दिया है, एक टेबल दिया है, ऑपरेटिंग इनकम यानी कि रेंट और उसका वैल्यू दिया है। तो GRM में क्या कर रहे थे, वैल्यू डिवाइड बाय इनकम कर रहे थे। यहाँ पे इनकम डिवाइड बाय वैल्यू इंटू 100 परसेंटेज में आएगा। GRM का रिवर्स पार्ट है। ठीक है, तो 7,65,000 डिवाइड बाय 75 लाख इंटू 100 यानी कि 10.2%। वैसे दूसरे का तीसरे का तीनों का एवरेज ले लिया तो 9.83% आया। अपना इनकम अगर 6 लाख है तो 6 लाख इंटू 9.83, 6 लाख डिवाइड बाय 9.83%, वो अपने को प्रॉपर्टी का वैल्यू मिलेगा। समझा? GRM ही है, वो सिर्फ रेशियो में था, ये परसेंटेज में, वो टाइम्स में था, ये परसेंटेज में। पेज नंबर 462। ये पहले भी जो सम किया था वही सेम सम वापस आया है, सेम नंबर्स के साथ। बाहर टिकट लेना, सजेस्ट करूंगा। चलो अभी वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का जो वैल्यूएशन है वो क्रेडिट रेटिंग वगैरह का पॉइंट है, वो उसमें एप्लीकेबल होगा कि दोनों को क्रेडिट रेटिंग वगैरह लेना पड़ेगा लाइबिलिटीज के लिए। चलो अभी अपना जर्नी स्टार्ट होता है 22 सम का। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है। चलो स्टार्ट करें। 473 पे क्वेश्चन नंबर 1। दोनों को इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड इज द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2022। शेयर ऑफ ए, कॉस्ट है 250, मार्केट वैल्यू है 265। यूनिट्स ऑफ यूटीआई 160, कॉस्ट है 160, मार्केट वैल्यू है। शेयर ऑफ सी लिमिटेड 125 का कॉस्ट है, 100 का मार्केट वैल्यू। टोटल कॉस्ट हो रहा है 535, मार्केट वैल्यू है 525। ऊपर एक लाइन में रीड करने का भूल गया, करंट इन्वेस्टमेंट रुपीज इन थाउजेंड्स, टेबल का पर्टिकुलर का हेडिंग। नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वापस उसके ऊपर हेडिंग आ गया करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो करंट इन्वेस्टमेंट का हेडिंग कट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, वो करंट इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टेक रीप्रिंट हुआ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, वाई अपना सब्सिडरी है, कॉस्ट है 200, मार्केट वैल्यू है 210। शेयर ऑफ जेड लिमिटेड 150 का कॉस्ट है, 130 मार्केट वैल्यू है। शेयर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड ये अगेन सब्सिडरी है, 80 का कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 10 रुपए पे चला गया। ठीक है, compute the value of investment for the balance sheet purpose, assuming that foreign value of investment in Z Limited is temporary and that of W Limited is permanent। तो Z Limited का जो शेयर गिरा है ना 150 का 130 पे आया है, वो टेम्पररी गिरा है। और W का जो शेयर गिरा है 80 से 10 पे आया है, वो परमानेंट है। तो दोनों को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तुम लोग कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे उसको रिकॉर्ड करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऊपर वाले जो 3 है वो शॉर्ट टर्म है, और तुम लोग को टोटल कंपेयर नहीं करना है, शेयर बाय शेयर कंपेयर करना है। तो पहले में 250 और 265, तो वैल्यू आएगा 250। दूसरे का 160 160 तो 160। तीसरे का 125 और 100 तो 100। तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 250 प्लस 160 प्लस 100। ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आएगा फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हर एक को इंडिविजुअली कंपेयर करना है, टोटल पे कंपेयर नहीं करना है। पता चला? अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या है,
लॉन्ग टर्म को दोनों को वैल्यू करना है कंपल्सरी एट कॉस्ट, मार्केट प्राइस से कंपेयर नहीं करना है। लेकिन अगर उसका मार्केट प्राइस परमानेंटली डिक्लाइन हुआ तो दोनों को उसको प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो पहला शेयर ऑफ वाई 200 है, उसके मार्केट वैल्यू से कंपेयर ही मत करो, 200 ही रहेगा। जेड 150 और 130, 150 ही रहेगा। मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया, 20 रुपया गिरा है, लेकिन उन्होंने बोला वो टेम्पररी है। टेम्पररी अगर भाव गिरा तो तुम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, 150 पे ही कंटिन्यू करेगा। और तीसरा डब्ल्यू 80 का 10 पे आ गया, लेकिन वो जो 70 रुपीज गिरा वो परमानेंट गिरा है, सब बता रहे हैं। तुम लोग को 70 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना, 200 प्लस 150 प्लस 80 माइनस प्रोविजन 70। समझा? और करंट का जिसमें मैंने बताया कि शेयर टू शेयर कंपेयर करना है, पहले का 250, दूसरे का 160, तीसरे का 100। क्लियर? अभी आ गया दूसरा सम।